हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में हम लोग सिद्ध और नाथ साहित्य तक पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया, आदिकाल को कौन से कवि ने क्या नाम रखा, आदिकाल की समय सीमा किस कवि ने कितनी मानी है, ये सब कुछ देख चुके हैं। आज हम लोग जैन साहित्य से देखेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे देखें। फ्रेंड्स, तो जैन साहित्य क्या था? जैन साहित्य, जो जैन साधु थे वो मुख्य रूप से अपभ्रंश में अपनी रचना किया करते थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक फ्रेंड्स महावीर स्वामी थे। तो जैन साहित्य जो थे है फ्रेंड्स, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था और जैन धर्म के साधुओं का मुख्य रूप से अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी यानी प्राकृत में अपना साहित्य लिखा था। इनका जो मुख्य केंद्र था फ्रेंड्स, वो था क्या था? गुजरात और राजस्थान था। जिस तरह से सिद्धों का केंद्र क्या था? बंगाल और बिहार था, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। उसी तरह से जैन अनुयायियों का जो केंद्र था, जैन साधुओं का जो केंद्र था, वो था गुजरात और बंगाल। इनकी जो विशेषता थी फ्रेंड्स, वो थी अहिंसा, सदाचार और वैराग्य का उपदेश दिया करते थे। ये अहिंसा पर बल देते थे, सदा आचरण, सच बोलने पे बल देते थे और वैराग्य जीवन जीने पर कुछ सही बताते थे। जैन मुनियों ने राम कथा, कृष्ण कथा और तीर्थकारों के जीवन पर आधारित चरित्र काव्य लिखा। जो जैन मुनि थे उन्होंने राम कथा, कृष्ण कथा और तीर्थकारों पर आधारित जो चरित्र काव्य लिखा। तो अब पूछ सकता है आपसे कि चरित्र काव्य में क्या है? तो चरित्र काव्य में फ्रेंड्स राम, कृष्ण और तीर्थकारों आदि के जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट है स्वयंभू। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचना जो है फ्रेंड्स पौंचर्यू है, जिसमें क्या है? राम कथा है। जिसमें क्या है? राम कथा का वर्णन है। उसके बाद है पुष्यदंत। पुष्यदंत ने अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। पुष्यदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है क्योंकि व्यास जो थे उसने क्या लिखे थे? व्यास ने महाभारत लिखा था, व्यास जी ने। तो इन्होंने महापुराण की, इनकी प्रसिद्ध रचना है। पुष्यदंत की रचना जो है महापुराण है, इसलिए इसमें महाभारत की कथाओं का वर्णन है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। उसके बाद है देवसेन। देवसेन की रचना है फ्रेंड्स श्रवकाचार। ये जो लाइन है फ्रेंड्स भी आई है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि श्रवकाचार जो है वो किसकी रचना है। तो श्रवकाचार जो है फ्रेंड देवसेन की रचना है। ये हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। इनकी जो समय सीमा थी वो थी 933 ईस्वी में श्रवकाचार्य। हेमचंद्र प्रकृत और अपभ्रंश के व्याकरण के ज्ञाता थे। प्रकृत और व्याकरण के ज्ञाता जो थे वो थे हेमचंद। इनकी जो रचना थी, इन्होंने एक व्याकरण लिखा था शब्दानुशासन। शब्दानुशासन ये व्याकरण विद्या की रचना थी। ये भी पूछा जाता है शब्दानुशासन किस विधा की रचना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रासो साहित्य। रासो साहित्य जिसको आधार बना करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को नाम दिया है क्या? आदिकाल। क्योंकि उसमें उन्होंने रासो ग्रंथ जो था, जैसे विशल देव रासो, परमाल रासो, ये सबको आधार बनाया था। इस साहित्य में राजपूत राजाओं के युद्धों और उनकी वीरता का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। युद्धों और उनकी राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। जैसे एक आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। ये क्या है? बढ़ा चढ़ा करके आगे नदी बहुत बड़ी पड़ी है, अभी राणा इस बार सोच ही रहे हैं कि कैसे नदी को पार करेंगे, तब तक चेतक क्या हो गया? उस पार चला गया है, नदी को पार कर चुका है। इसका महत्व, विशेषता जो था फ्रेंड्स इस प्रकार से था। ऐतिहासिकता का अभाव था, कल्पना की प्रधानता थी, यानी इसमें कल्पना किया जा रहा था। ऐतिहासिक कम और कल्पनाशील अधिक था। युद्ध और प्रेम का चित्रण है, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल क्या है? आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो डिंगल और पिंगल क्या है? तो फ्रेंड्स डिंगल जो है अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से जो बनी कठोर भाषा थी, वो क्या थी? डिंगल। यानी अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा जो थी वो थी डिंगल।
तो वहीं पिंगल जो थी अपभ्रंश प्लस ब्रज मिश्रित थी, अपभ्रंश और प्लस ब्रज मिश्रित थी, वो क्या थी, पिंगल। और डिंगल जो थी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिश्रित थी। अपभ्रंश और ब्रज के मेल से बनी कोमल भाषा जिसमें श्रृंगार और कोमल भावों की उपयुक्तता थी, वो पिंगल थी। और अब कठोर भाषा जो थी, वीर रस की रचनाएं जो रची गई फ्रेंड्स, डिंगल भाषा में रची गई। उसके बाद था लौकिक साहित्य। इस श्रेणी में वे रचनाएं आती हैं जिनका संबंध किसी धर्म या दरबारी उद्देश्य से न होकर समान जनजीवन, प्रेम और रीतियों से था। अब लौकिक साहित्य क्या था, तो लौकिक साहित्य फ्रेंड्स वो था जिसमें जिस रचना का उद्देश्य किसी दरबार के कवि का, राजाओं का वर्णन करना नहीं था और ना किसी धर्म का प्रचार करना था, बल्कि सामान्य जीवन जो था उसका वर्णन करना था, प्रेम का वर्णन था, ऋतुओं का वर्णन था। इसकी रचनाएं जो थी वो थी फ्रेंड्स ढोल मारू रात दुहा। यह एक लोक कथा है जो राजस्थान के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। जो क्या है फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रेम प्रसंग पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, ढोल मारू रात दुहा। उसके बाद था बसंत विलास, इसमें ऋतुओं और बसंत का सुंदर चित्रण है। उसके बाद था जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके लेखक कवि कौन थे, वो थे मधुकर कवि। के बाद आता है फ्रेंड्स अंतिम गद्य साहित्य। आदिकाल में गद्य का प्रयोग बहुत कम हुआ, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो गद्य की ओर संकेत करती है, जैसे चंपू काव्य की रचना राउल बेल, जिसके कवि हैं रोडा कवि द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, गद्य और पद्य मिश्रित रचना जो होती है, गद्य और पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है चंपू काव्य। यह एक शिलांकित कृति है, यानी पत्थर पर लिखी गई है। कौन सी कृति, राउल बेल, जो रोडा कवि द्वारा लिखी गई। उसके बाद था उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके लेखक कवि कौन है, दामोदर शर्मा। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। हमने पहले देखा था हेमचंद्र का शब्दानुशासन, वो भी एक व्याकरण ग्रंथ था, और यहाँ पे है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद था ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर, यह मैथिली गद्य का शब्दकोश है, यह एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है। कौन सा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर है। अब देखेंगे प्रमुख साहित्य और उनकी रचनाएं। आदिकाल के जो साहित्यकार थे फ्रेंड्स वो थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की रचना कौन सी थी, पृथ्वीराज रासो थी। नरपति नाल की थी विसल देव रासो। वही जगनीत की थी अल्लाह खान परमाल रासो। अमीर खुसरो की रचना थी फ्रेंड्स पहेलियां और मुकरियां। विद्यापति की रचना पदावली और कृतिलता प्रसिद्ध थी। दलपति विजय की थी खुमान रासो। अब देखेंगे हम पृथ्वीराज रासो का परिचय, उसमें क्या है, उसके कवि ने उसकी रचना में कितने सर्ग है, कौन सी कहानी है, किस युद्ध का वर्णन है, ये सब। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान के मित्र या दरबारी कवि और राजगुरु थे। पृथ्वीराज जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र, चंद्र बरदाई जो थे फ्रेंड्स वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि और राजगुरु थे। जैसे इनका एक पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। एक कहानी है फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो के बारे में, चंद्र बरदाई के बारे में, कि जब राजा जो था, शासक जो था मोहम्मद गौरी ने चंद्र बरदाई पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल ली और उन्हें बाण चलाने को कहा, तब चंद्र बरदाई जो कवि थे उन्होंने एक दोहा के माध्यम से उन्हें सटीक जानकारी दी थी। वो दोहा था 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यानी इस दोहे के माध्यम से जो चंद्र बरदाई थे पृथ्वीराज रासो को उनकी आंखें निकालने के बाद भी बाण चलाने के लिए सटीक जानकारी दे दी कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, मत चुकना चौहान। और पृथ्वीराज रासो की विशेषता जो थी फ्रेंड्स, यह महाकाव्य है में
69 सर्ग यानी समय दिया है, 69 सर्ग यानी समय दिया गया है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और संजोगिता के विवाह तथा उनके युद्धों का वर्णन है। इस ग्रंथ में अर्थालंकारों का अजायब घर कहा जाता है। इस ग्रंथ को यानी पृथ्वीराज रासो को अर्थालंकार का अजायब घर भी कहा जाता है। दूसरा था नरपति नाथ द्वारा रचित बिस्सल देवरासो। इसकी विशेषता थी यह एक विरह प्रधान ग्रंथ है। इसमें अजमेर के राजा बिस्सल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा था परमाल रासो, जिसे जनमानस में अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता थी इसमें महोबा के 2 वीर सरदारों अल्लाह और उद्दल की वीरता का वर्णन है। यह रचना वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के अंचलों में बड़े चाव से गाई जाती है। अमीर खुसरो थे। उसके बाद फ्रेंड्स अमीर खुसरो का नाम जो था फ्रेंड्स वो था अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इन्हें हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। इनकी विशेषता थी ये खड़ी बोली हिंदी और फारसी के महान विद्वान थे। ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों का खुलकर अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। ये बहुत सारे इतिहासकार हैं इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी खलीकबाड़ी, पहेलियां, मुकरियां और गजलें। जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धारा, चारों तरफ वो थाली पीरे मोती जिसकी एक न गिरे। उदाहरण था एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धारा, चारों तरफ वो थाली पीरे मोती उसके एक न गिरे। इसका उत्तर क्या होगा? आकाश या तारे। भीतर भीतर सब रस चूसे क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। उनकी मुकरियां भी बहुत प्रसिद्ध है। विद्यापति का इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है या अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये बिहार के मिथिला क्षेत्र के कवि थे। इनकी रचना प्रसिद्ध है फ्रेंड्स मैथिली भाषा में। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का खुलकर के वर्णन किया है। कृतिलता और कृतिपता इनकी औहट भाषा में रचित रचना है जिसमें राजा कृति सिंह की वीरता का वर्णन किया है। तो इन्होंने 2 रचनाएं औहट में लिखी, कृतिलता और कृतिपता का। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी रचना और दे देगा इनका और ये 2 दे देगा, पूछेगा कि कौन सी औहट में लिखी गई है या कौन सी रचना जो है वो मैथिली में नहीं लिखी गई, संस्कृत में नहीं लिखी गई है, ऐसे पूछ सकता है कुछ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या थी फ्रेंड्स? अब देखेंगे हम आदिकालीन साहित्य की विशेषता। आदिकाल के संपूर्ण साहित्य का अवलोकन करने पर निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभरकर हमारे सामने आई है। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव और कल्पना की प्रधानता थी। आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव था और कल्पना की प्रधानता थी। रासो साहित्य में ऐतिहासिक पात्र जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए तो लिए गए हैं, लेकिन तिथियों और घटनाओं में कल्पना का अधिक मिश्रण है। यानी तिथि और घटना जो है उसमें वास्तविकता कम और कल्पना अधिक है। कवियों ने इतिहास लिखने के बजाय अपनी कल्पना और वीरता का बखान का अधिक महत्व किया है। तरह से युद्धों का सजीव और यथार्थ वर्णन, युद्धों का सजीव और यथार्थ वर्णन किया गया है। जैसे कवि स्वयं पृष्ठभूमि में जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं और आंखों देखा हाल लिखते हैं। युद्धों का वर्णन इस तरह से कवि करते हैं जैसे लगता है कवि स्वयं युद्ध भूमि में गए हो और अपना आंखों देखा युद्ध को देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे हथियार, ढाल, बर्छी, हथियार, घोड़ों का वर्णन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस की और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस और श्रृंगार रस आदिकाल की 2 प्रमुख क्या थी फ्रेंड्स? धाराएं थी। युद्ध के वर्णन में वीर रस का प्रयोग किया गया है। जैसे नायिका के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, जिसे नखशिख वर्णन कहते हैं। श्रृंगार रस में यानी नायिका के नाक से लेकर पूरा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का वर्णन इस समय के राजाओं ने किया है। श्रृंगार रस का वर्णन पूरे अच्छी तरह से किया गया है। जैसे पद्मावत एक रचना है, जैसे कि उसे आप लोग पढ़िएगा, उसमें एक बाल का इस तरह से वर्णन है ना कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में।
छंदों का विविधता था, विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो ने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे छपर छंद, रोला, दूहा, तोमर, त्रोटक आदि। चंद्रबरदाई को छंदों का राजा भी कहा जाता है। प्रकृति और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। इस काल में साहित्य में प्रकृत, अपभ्रंश और औहट और प्रारंभिक हिंदी जैसे डिंगल और पिंगल, ये सब हम लोग पीछे समझ चुके हैं। कि आप नहीं देखें तो उस क्लास को देख लीजिएगा। तो मिश्रण देखने को अधिक मिलता है। गुरु के महत्व को बहुत ज़्यादा बताया गया है। सिद्ध और नाथ साहित्य में गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया है। भाषा का और व्याकरणिक विशेषता। आदिकाल की भाषा संक्रमण काल था। अपभ्रंश के होते हुए भी हिंदी अपने प्रारंभिक रूप में आ गई थी। अमीर खुसरो उसके पहले कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का अभाव था। आदिकालीन रचनाएं जैसे सिद्धों और जैन कवियों की रचनाएं में अपभ्रंश की शब्दावली और व्याकरण का सीधा प्रभाव दिखने को। औहट पुरानी और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? औहट कहा जाता है। यानी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी जो थी वो थी फ्रेंड्स औहट। इसके कवि मैथिली विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति की कृति पताका जो है, कृतिलता कृति पताका इसकी रचना है, इसकी औहट की। खड़ी बोली का आरंभ। अमीर खुसरो की पहेलियां में हमें खड़ी बोली का स्वरूप देखने को मिल जाता है। राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग। रासो साहित्य में राजस्थानी डिंगल और ब्रज भाषा पिंगल का मिश्रण अधिक दिखाई देता है। आदिकालीन रचनाओं पर विवाद और प्रामाणिकता का प्रश्न है फ्रेंड्स। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों विशेषकर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है। इनके 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं। एक तो पूर्ण प्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक, एक अप्रामाणिक। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। कमेंट जरूर करें आपको और क्या चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक फ्रेंड्स थैंक यू।